गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था विराम चिन्ह और आज हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह का पार्ट 2। यानी उस दिन हमने पढ़ा था कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं जब वाक्य में लिखित रूप में हम जहाँ रुकते हैं, जहाँ हमें रुकने की आवश्यकता महसूस होती है, वहाँ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। और आपको अच्छी तरीके से याद भी हो गया होगा क्योंकि आपने नोटबुक में नोट भी किया था और इस तालिका को जो मैंने अभी बनाई है यहाँ पे वो भी आपने नोट की थी। और आपको मैंने यहाँ पर बताया था पूर्ण विराम कहाँ लगता है, जहाँ पर वाक्य पूर्ण हो जाता है वहाँ कौन सा विराम लगता है, पूर्ण विराम लगता है। अर्ध विराम कहाँ लगता है, जहाँ पर बीच में हमें कहीं रुकना पड़े वहाँ पर पूर्ण अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम जहाँ समान अर्थ हो, जैसे समानार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, यानी समान अर्थ हो, किसी एक ही का नाम किसी जैसे प्राणी विशेष है, बहुत सारे एक जैसे नाम ले रहे, जैसे सारे लड़कियों का नाम ले रहे या बच्चों का नाम ले रहे एक साथ, तो वहाँ पर बीच में अल्प विराम से भी कम समय के लिए रुकना पड़े, वहाँ कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम। प्रश्नवाचक जब हम क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों इन शब्दों से क्या बनाते हैं, प्रश्न का निर्माण करते हैं, तो वहां पर जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ये कहाँ लगता है, प्रश्न के अंत में जब जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसको इस तरीके से बनाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह मैंने आपको इसमें उदाहरण देकर भी बताया था कि जहाँ पर हर्ष हो, शोक हो, घृणा हो, आश्चर्य हो, जिज्ञासा हो, वहां पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। विस्मयादिबोधक जो चिन्ह है वो कहाँ लगता है, वाक्य की स्टार्टिंग में ही लगता है। जैसे कि विस्मयादिबोधक चिन्ह जो वाक्य की स्टार्टिंग में लगता है, जैसे आह मजा आ गया, अरे वाह इतना सुंदर घर, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आह वाह, अरे वाह, छी, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह होते हैं। फिर आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कौन सा होते हैं, जब हम किसी भी चीज को क्या करें, एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि समासिक शब्द हो, पाप पुण्य विलोम शब्द हो, वहां पर दो शब्दों के बीच संबंध प्रकट हो, क्या प्रकट हो, संबंध प्रकट हो, योजक, वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और ये निर्देशक चिन्ह से थोड़ा छोटा होता है। फिर अगर निर्देशक चिन्ह का अर्थ जो चिन्ह है वो किससे बड़ा होगा, योजक चिन्ह से बड़ा होगा। और इसमें क्या होगा कि इसमें कोई भी उदाहरण दे रहे हम, संवाद लिखते हैं, आपने लिखे होंगे पिछली क्लास में संवाद लिखते हैं या कवि लेखन का नाम लिखते हैं, वहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शास्त्री जी ने कहा, क्या कहा, पहले निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे जय जवान जय किसान। ठीक है, इतना तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, उद्धरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है इगरा, यानी जहाँ पर एक ही चिन्ह हो, और दूसरा होता है दोहरा, यानी जहाँ पर दो चिन्ह हो, और ये कहाँ लगते हैं, शब्द के शब्द से ऊपर। अब आपको ये सोचो कि इकहरा चिन्ह जो है वो कहाँ लगेगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह है वो कहाँ लगेगा। इकहरा उद्धरण चिन्ह जो होता है वो किसी भी विशेष व्यक्ति, कोई उपनाम है, कोई ग्रंथ है, तो उसको प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे बहुत जने बच्चों के क्या होते हैं, घर के नाम अलग होते हैं, स्कूल के नाम अलग होते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे लेखक होते हैं जिनका भी घर पे नाम अलग होता है और साहित्य जगत में अलग होता है। तो वहाँ पर जो हमारा निकनेम होता है वो घर का नाम होता है, उसे हम क्या करते हैं, या किसी को कोई उपाधि दे दी किसी के नाम को, उसे हम क्या करते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे महात्मा गांधी, यहीं पे लिखी थी, महात्मा गांधी, क्या कहते हैं हम, बापू, इस तरीके से। तो ये जो चिन्ह है महात्मा गांधी बापू, तो अगर ये चिन्ह
पढ़ रहा है या कोई टीचर नोटबुक चेक करे तो उन्हें पता है कि आपको इतना जरूर पता है, ये इसका गांधी जी का ये उपनाम है, इसी नाम से सभी लोग इनको जानते हैं या पूछते हैं। समझ में आता है? किसी का भी अलग से जो नाम है, कोई उपाधि भी है, तो उसके लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? गहरे उद्धरण चिन्ह का। अब दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब किसी ने कोई बात कही, बहुत सारे कोटेशन होते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और उनको हम क्या करते हैं? बदल नहीं सकते, हमें उसे ज्यों का त्यों लिखना पड़ता है। इसीलिए जहाँ ज्यों का त्यों लिखिए, जिस वाक्य को ज्यों का त्यों प्रयोग में लिया जाए, वहां पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब्राहम लिंकन ने शोषण में एक परिभाषा दी, कौन सी? लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। अब इसमें हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते, हमें जैसा है वैसा के वैसा लिखना होगा, क्योंकि ये इसका कोटेशन है, ये इसकी परिभाषा है। तो वहां पर हमें कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था? इस अहिंसा, एक साइड में मिटा देते हैं, यहाँ में उदाहरण देते हैं। लोकतंत्र, इस राज्य में किसी को भी दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है, ये किसने कहा? विक्रमादित्य ने। इस राज्य में किसी को कोई, इस राज्य में किसी को दुखी, किसी को भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये किसने कहा? विक्रमादित्य। जब उसके राज्य में जब ये राजा था, तब इसने ये बात कही थी कि इस राज्य में किसी को भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसने जो बात कही उसे ज्यों का त्यों हमें लिखना है, इसीलिए इसे कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? दोहरे उद्धरण चिन्ह का। फिर आता है विवरण चिन्ह। अगला हम पढ़ेंगे विवरण चिन्ह। किसी भी विषय के विवरण की पूर्ण जानकारी दे, जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, संज्ञा के 3 भेद, अब विवरण दे रहे हैं, कौन कौन से हैं? इस तरीके से, पहला व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, फिर भाववाचक। तो यहाँ पर हमने विवरण प्रस्तुत किया, इसलिए यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। फिर है कोष्टक। कोष्टक में क्या होता है? किसी भी शब्द का अर्थ अगर सामने वाले को हमें लगता है कि उसे समझ में नहीं आने वाला, तो उसका अर्थ हम कहाँ लिखते हैं? कोष्टक में लिखते हैं। जैसे परस्पर, परस्पर का अर्थ क्या होता है? आपस। तो ये कोष्टक में हमने लिख दिया ताकि सामने वाला हमारी बात को अच्छी तरीके से समझ, उसे पता नहीं चले परस्पर क्या है, तो हमने क्या किया? कोष्टक में आपस। तो कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ सामने वाले को समझाना है, तो उस अर्थ को हम किसमें लिखते हैं? कोष्टक में लिखते हैं। फिर आता है हंस पद। कभी कभी क्या होता है? हंस पद ये इस तरीके का होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई आंसर लिख रहे हैं और बीच में हमें लगता है कि नहीं नहीं ये तो यहाँ पर छूट गया, तो वहां पर हम क्या करते हैं? हंस पद का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं ये रेस कर दूं, उदाहरण के लिए, जैसे आरुषि ने नहीं किया। अब क्या नहीं किया? यहाँ पर हम भूल गए, अचानक से हमें याद आ गया, ओ अच्छा लिखना तो भूल ही गए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये हंस पद चिन्ह बनाएंगे और फिर क्या कर देंगे? अच्छा, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आरुषि ने अच्छा नहीं किया। तो जहां हम वाक्य लिख रहे हैं या कुछ आंसर लिख रहे हैं, जहां बीच में हमें कुछ छूट जाता है, तो हमें क्या करना है? या हंस पद चिन्ह बनाना है, फिर जो छूट गया उस शब्द को लिखना है। फिर है लाघव चिन्ह।
लागू का अर्थ होता है संक्षिप्त। किसी के भी नाम जो बहुत लंबा है उसे शॉर्ट करके लिखते हैं तो वहाँ लागू चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित, पंडित को हम कैसे लिखते हैं, इसे। डॉक्टर, पूरा डॉक्टर नहीं लिखा, क्या करते हैं, लागू चिन्ह लगा देते हैं। समझ में है? फिर कृपया, कृपया को इस तरीके से भी लिखते हैं। तो जहाँ पर शब्द को संक्षिप्त रूप से छोटे रूप में लिखा जाए वहाँ कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लागू चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक बार और देख लीजिए, उद्धरण चिन्ह जो है वो क्या होता है, किसी का भी हमने उपाधि दी है या किसी का और कोई नाम है उसे हम जिसमें लिखते हैं वो उद्धरण चिन्ह होता है। दोहरे उद्धरण में कोई बात कह रहा है, कोई सज्जन पुरुष महात्मा कोई भी, उसे ज्यों का त्यों लिखा जाए, हम उसे बदल नहीं सकते, जैसा है वैसा के वैसा लिखना होता है, वहाँ पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह किसी भी विषय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक, अगर कोई शब्द हम लिख रहे हैं और सामने वाले को उसका अर्थ समझाना है तो हम डायरेक्ट ही उस अर्थ को कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। अंशपद, अगर वाक्य में लिखते हुए कहीं पर छूट जाए तो वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग करके जो शब्द छूटा है उसे लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लागू चिन्ह, शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए लागू चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा और कहाँ कहाँ किस तरीके से विराम चिन्ह का प्रयोग करना है ये भी समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जब भी लिखें या कुछ भी करें तो इन चिन्हों का प्रयोग जरूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट टाइम मैंने आपको पार्ट में बताया था कैसे कन्वर्जन करते हैं और यूनिट के बारे में बताया था कि मेजरमेंट यूनिट किस टाइप से आपको उसको लिखना है, ठीक है। और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको आज एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन करवा रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप से हमें कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो उससे और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी लास्ट टाइम कि कोई भी जैसे अगर आपको कोई भी यूनिट कन्वर्जन करनी है, जैसे बिगर टू, अगर स्मॉलर में यूनिट बिगर टू स्मॉलर में अगर आपको कोई यूनिट कन्वर्ट करनी है तो उसमें आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो भी होगा 10, 100, 1000 इस टाइप से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको लोअर टू बिगर में कन्वर्ट करना है, जैसे लोअर यूनिट से बिगर में अगर कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये दो नोट और लिख दो, यहाँ पर 2 लाइन्स लिख देना ताकि आपको याद रहे ये कि टू कन्वर्ट हायर यूनिट इनटू अ लोअर यूनिट, ठीक है। लोअर यूनिट V मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 1000 एसेट्रा, मतलब जो भी होगा 10,000 का, जैसे जिस टाइप से जो यूनिट होगी उस टाइप से हमें वहाँ पर कन्वर्जन करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना मतलब हायर यूनिट को अगर अब आपको ये तो पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे कौन सी यूनिट हायर है, कौन सी लोअर यूनिट है, ठीक है। पूरा सीक्वेंस मैंने आपको सिस्टमेटिक बताया था, तो उसमें आपको अब कैसे हमें कन्वर्जन करना आज हम ये पढ़ रहे हैं। तो हायर को अगर लोअर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और सेम थिंग जस्ट अपोज टू कन्वर्ट लोअर मीन्स वही स्मॉल यूनिट हो गई है, ठीक है, इनटू लोअर यूनिट टू हायर। आप यहाँ पर बिगर स्टेप से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हायर यूनिट V मल्टीप्लाई नहीं, V डिवाइड, V डिवाइडेड बाय 10, 100, 1000, ठीक है। ऐसे लगता है और भी जो पॉसिबल होगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको दोनों पॉइंट और नोट करने हैं, जैसे आपने चार्ट बनाया होगा तीनों का, तो उसके नीचे ये दोनों नोट और लिख देना, ठीक है। ये पूरा लिख देना है, मतलब जैसे हायर को अगर आपको लोअर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई, और लोअर को अगर आपको लोअर से अगर हायर में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। क्लियर।
अब लेट अस स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 4.8। क्लियर। आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इसमें सब आंसर डेसिमल में ही लाना है, ठीक है। ये क्योंकि आपके एक्सरसाइज का नाम ही डेसिमल है, तो डेसिमल में ही कन्वर्जन करना है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो आप, एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। अब जैसे ये कि क्या दे रखा है, क्वेश्चन मीटर में दे रखे हो, आपको कन्वर्ट किस में करना है, एक्सप्रेस इन मतलब किलोमीटर में कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए करवा रही हूँ मैं आपको यहाँ पर, इज़ 224 मीटर। अब यहाँ पर देखना, ये मीटर है, एम है, मीटर है, तो यहाँ पर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ये यूनिट तो आप ये तो यूनिट सिंपल है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। क्या होती है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। अब किलोमीटर और मीटर में कौन बिगर है, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि मीटर बिगर है या किलोमीटर। तो ऑब्वियस किलोमीटर बिगर है, और हमें क्या करना है, मीटर मतलब मीन्स क्या हो गया कि मीटर टू हमें हायर में कन्वर्ट करना है, तो इसका हम क्या करेंगे, वहाँ पर डिवाइड करेंगे। ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या करोगे, कन्वर्जन से पहले यहाँ पर एक साइड में मतलब आपको फेयर में क्या करोगे, एक साइड में यूनिट लिख दो। जैसे पहले में किलोमीटर की है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, किलोमीटर, ठीक है। एक शॉर्ट में लिख दे, HM लिख दो, फिर यहाँ पर लिख दिया जैसे आपने डेका आ जाएगा, तो डेका का DM आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप वेट में इसमें भी लिख सकते हो। डेका के बाद आपके ये हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, उसके बाद आपके डेसी तो DM के बाद CM, और CM के बाद क्या हो जाएगा, MM, ठीक है। ये यूनिट हमने साइड में लिख दी। मैं आपको बता रही हूँ किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। अब जैसे देखना, मीटर मतलब हमें मीटर टू किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 1000। मैंने आपको बताया था ना, 10, 100, 1000। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 हेक्टो, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 100 एका, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसका मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी मैंने 2 पॉइंट बताए थे उसमें, तो डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब ये मैंने डिवाइड की फॉर्म में लिखा, ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर कुछ आपको काटना कुछ भी नहीं, किसी भी टेबल का यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी डिनोमीटर में 10 के कोई भी मल्टीपल हो, 10, 100 इस टाइप से कोई भी हो, तो आप डायरेक्ट पॉइंट डेसिमल यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट डेसिमल कब यूज़ होगा, जैसे अब देखो 3 डिजिट 30, तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, 0.224। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगी, किलोमीटर, क्योंकि मतलब क्या है, 0 किलोमीटर, ठीक है, 0.224 किलोमीटर हो गया। अब देखो जैसे इनके बाद की यूनिट ये वो चलेगी आपके, जैसे ये किलोमीटर है तो ये हेक्टो, इस टाइप से चलेगा, क्लियर। और देखो जैसे आपके और क्वेश्चन C वाला देखो, सेम ऐसे ही। अब जैसे 98 मीटर है, ठीक है, अब मीटर है तो इसको फिर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो वही क्या हो जाएगा, इसका 1000 से क्या हो जाएगा, वही डिवाइड हो जाएगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही करना है, सबको किलोमीटर में चेंज करना है, सबको किलोमीटर में करना है। तो यहाँ पर 1000 से डिवाइड। अब यहाँ पर देखो 30, बट हमारे पास क्या है, वी हैव 2 डिजिट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर 0.098, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, किलोमीटर। मतलब हम जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं वही यूनिट आएगी, ये ध्यान रखना। लास्ट में आंसर में क्या जो यूनिट होगी वही, मतलब हम जिसमें कन्वर्जन कर रहे हैं वही यूनिट यहाँ पर फाइनली आएगी, क्लियर। जैसे यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर आपके 0 आ जाएगा, क्योंकि ये ध्यान रखना हमेशा कि डेसिमल सिंगल नहीं लेता है, ठीक है। तो ये 0.0098। अब नेक्स्ट है आपके, ऐसे ही सेम आपको सब करने हैं। जैसे F वाला भी देख लो, 1032 मीटर, ठीक है। अब इसको कन्वर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही 1000 से डिवाइड करना है, तो इसका पॉइंट कहाँ लगेगा, 1.032, ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर। मतलब इसको इसको शो तो ऐसे करेंगे, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आपको शो ऐसे ही करना पड़ेगा, 1 किलो, मतलब इसको काउंट कैसे, मतलब इसको रीड कैसे करोगे कि 1 किलोमीटर, ठीक है। इसके पीछे की जो भी प्लेसेस होगी वो सब 10 हेक्टो यही चलेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर, 1.032 किलोमीटर,
क्लियर। तो ये बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करने ही है, ठीक है। जो मैंने करवाया वो तो नोट करने ही है, और उसमें भी ये है तो ये आप डायरेक्ट डिवाइड करके कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सप्रेस इन केजी यूजिंग डेसिमल। अब इसमें आपको क्या करना है, मतलब ग्राम में दे रखा है। जी का मीन्स क्या होता है, ग्राम। सबसे पहले तो आपको शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। ग्राम है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, केजी में, वही केजी में करना है। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कैसे सीक्वेंस चेंज होगा, किलोमीटर, AG, DAG, डेकाग्राम, फिर यहाँ पर ग्राम आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेसीग्राम, यहाँ पर सेंटीग्राम। ये सीक्वेंस वही रहेगा आपके, सीक्वेंस कन्वर्जन का सीक्वेंस वही रहेगा, सिर्फ नेम चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा CG, यहाँ पर क्या हो जाएगा MG, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसको भी कन्वर्जन करना है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, एक्सप्रेस इन यूजिंग जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आपको केजी में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट A वाला देखो 4127, ठीक है। अब ये ग्राम में दे रखा है, मैं यूनिट आपको वही लिखनी है केजी स्टेप से। अब ये तो पता है आपको कि 1, अब इसमें भी देखो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड ही करना रहा, ठीक है। डिवाइड ही करना है यहाँ पर, तो वही डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये पता होना चाहिए कि 1 kg = 1000 ग्राम। यूनिट आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना कि जब तक यूनिट पता नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राम है तो डायरेक्ट आप अगर साइड में यूनिट भी लिख सकते हो, जैसे 1, जैसे ये है 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, अब देखना 4, 3 डिजिट के पहले पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 4.127, और यहाँ पर आ जाएगा आपके केजी। और यहाँ पर आप साइड में यूनिट भी लिख सकते हो कि हमने क्या यूज़ किया है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि 1 kg = क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर अभी लोअर टू बिगर में जा रहे हो, क्या कर रहे हो, लोअर टू हायर में जा रहे हो, तो डिवाइड करना है। और अगर इसको करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.127 kg। ऐसे ही C वाला देखो, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करने, ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये है, इसको भी आप क्या करोगे, भाई ग्राम है जी, तो क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही देखो, अब इसमें देखना क्या करोगे, 0 से 0 काटोगे, 0 से 0 भी काट सकते हो, फिर भी आपको बाद में तो लगाना ही पड़ेगा 0, ठीक है। तो आप एक काम ही करो, यहाँ पर आप क्या करोगे, डायरेक्ट 780। अब देखो यहाँ पर अपॉन, यहाँ पर डायरेक्ट 3 डिजिट के पहले शिफ्ट कर दो पॉइंट, तो 7 क्या हो जाएगा 0.780, और यहाँ पर आ जाएगा आपके केजी, क्या आ जाएगा 0.78 kg। क्लियर, ये वाला आपके क्वेश्चन कंप्लीट। और बाकी के जो क्वेश्चन है इसमें जो रह गए हैं वो आपको करना ही है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेसिंग KL का मीन्स क्या होता है, वही कैपेसिटी वाली यूनिट, लीटर वाली, ठीक है। आप KL किलो लीटर, तो इसमें भी यही है कि आपको 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर = क्या होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो इसमें भी आपको लीटर को KL में करना है, किलो लीटर में करना है, तो यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे डिवाइड करोगे तो वही, इसका भी देख लो थर्ड का, मतलब अभी जो तीनों क्वेश्चन आ रहे हैं आपके वो है लोअर टू बिगर, ठीक है। लोअर टू मतलब हायर में कन्वर्ट करना है। तो थर्ड क्वेश्चन आपके है A 1309 L, L का मीन्स यहाँ पर लीटर है। अब यहाँ पर इसको KL में कन्वर्ट करना है। वी नो डेट 1 KL 1 किलो लीटर = 1000 लीटर। तो यहाँ पर डिवाइड करना है, कि क्या हो रहा है, स्मॉलर टू हायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 1.309 KL। क्या कहा था मैंने आपको, जो भी यूनिट अगर आप जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो वही फाइनल में यूज़ होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.309 किलो लीटर। ऐसे रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको ही करने हैं। जैसे इसमें एक और देख लो, डी वाला और देख लो, 4208 लीटर। अब इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो, सेम वही सब में यही करना है आपको।
अब इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 4.208, मतलब क्या हो जाएगा 4 किलोलीटर। क्या हो जाएगा 4 किलोलीटर। तो ये 4.208 किलोलीटर, जो भी जिसमें भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो यूनिट आपके लास्ट में लग जाएगी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने आज कंप्लीट करवा दिए, और तीनों के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन ये तो आपको नोटबुक में करना ही है, और आगे के क्वेश्चन जो भी होंगे, मतलब जो भी आपकी रिमेनिंग रह गए वो आपको नोटबुक में करने ही, आज का आपके होमवर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करवाऊँगी। थैंक यू। क्लास 7 पार्ट 9 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 8 में मैंने आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था, हम पढ़ रहे मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट। फर्स्ट पार्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा था। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन एक ही वर्ड होते हैं, टर्म सेम होती। रिप्रोडक्शन के मेथड्स देख रहे हैं, जिसमें हमने ए सेक्सुअल सबसे पहले पढ़ा था, बडिंग, इनहाइड्रा, स्पाइरोगायरा, फ्रेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा, जिसमें कुछ मेथड्स आए थे, उसके कुछ आर्टिफिशियल थे तो कुछ नेचुरल थे। दोनों के एडवांटेजेस देख लिए हमने। अब उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पूरा फ्लावर की स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे जो हमने पढ़ा, पहले फ्लावर पढ़ा, फ्लावर के पार्ट्स पढ़े, फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ लिया, और फर्टिलाइजेशन, इसको भी मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया था कि किस तरह से पॉलन गैमेट या पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा से स्टिक होता है, अंदर एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होंगे, ये किस तरह से पॉलन ग्रेन अंदर ओव्यूल में एंटर होता है। तो मैंने कहा था आपको ये डायग्राम आपको अपनी क्लास नोट्स में बनाना है। क्लास नोट्स में आपने ये डायग्राम तो आपने बना ही दिया होगा। अब ये नोट्स में बनाने के बाद आपको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ डायग्राम के थ्रू, आपको इजीली समझ में आया था। मैंने बोला था प्रीवियस पार्ट में कि मैं आपको बना के बता दूंगी। जैसे आप स्टार्ट करते हो यहाँ पे, तो आप सबसे पहले स्टिग्मा बनाते हो, है ना, स्टिग्मा, ये वाला पोर्शन जो होता है जहां से ये ओवरी वाला पोर्शन होता है। अब ये ओवरी के अंदर ये स्टाइल लगी हुई है, इसके ऊपर स्टिग्मा है, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं मेल पार्ट, में बना रही हूँ, आपको समझ है ऐसे। यहाँ पे जो मेल पार्ट होगा, ये जो मेल पार्ट होगा, यहाँ पे मेल पार्ट का पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेट उड़ के यहाँ पे आएगा या स्टिक होगा। स्टिग्मा से स्टिक होने के बाद वो अंदर आएगा, एंटर होने से फ्यूज करेगा। अब क्या पे कुछ बेसिक सी बातें हैं छोटी छोटी, को बता दी मैंने आपको कि यहाँ पे इसी का मेल गैमेट पॉलन ग्रेन अगर यहाँ पर आता है और आने के बाद यहाँ पे स्टिक हो जाता है, क्योंकि स्टिग्मा एक लिक्विड निकालती है। स्टिग्मा उजेज आउट अ लिक्विड कंटेनिंग शुगर। ये लाइन भी आपके अंदर आई थी कि स्टिग्मा के ऊपर एक ऐसा लिक्विड निकलता है जो स्टिकी फॉर्म में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर शुगर होती है। इसीलिए सारे बटरफ्लाइज वगैरह इस यहाँ से क्या करते हैं, नेक्टर को सक करते हैं, क्योंकि इसमें शुगर का अमाउंट होता है। अब हम पॉलन ग्रेन को किसी अदर पार्टिकल से शो करते हैं, जैसे हमने इसको बना दिया पिंक से, ठीक है। यहाँ पे ये जो पिंक बनाया हमने वो है हमारा पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन अंदर एंटर होगा, अंदर एंटर होने के लिए ये अपने अंदर एक ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा? ट्यूब। इस ट्यूब के थ्रू ये चीज अंदर आएगी। तो ये चीज भी बता दी थी मैंने आपको कि अगर पॉलन ग्रेन तो हो सकता है यहाँ पे, जैसे ऑरेंज का फ्लावर है तो मैंगो का पॉलन ग्रेन भी यहाँ पर आके चिपक सकता है, लेकिन वो अंदर आके एंटर होकर इससे फ्यूज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर ही एंटर नहीं हो पाता है। होता क्या है, अगर सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन इससे आता है, यानी मैंगो का फ्लावर है और मैंगो का ही पॉलन ग्रेन अगर यहाँ स्टिक हुआ है, तभी इसके लिए अंदर ये स्टिग्मा अपने अंदर कुछ ऐसा लिक्विड निकालती है। इस लिक्विड से बार बार क्या होते हैं, ऐसा लिक्विड निकालती है जिसकी वजह से यहाँ पर एक ट्यूब बन जाती है। ट्यूब किस लिए बनती है? ताकि ये पॉलन ग्रेन एंटर होके एक उसके लिए एक पर्टिकुलर रास्ता बन जाए, पाथवे बने, और उस रास्ते के थ्रू वो माइक्रोबाइल से ओवरी में एंटर करे, ओव्यूल से फ्यूज होने के लिए। तो यहाँ पे चलो हम एक बनाते हैं पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब हमने क्यों बनाई? क्योंकि ये इसी का मेल गैमेट, इसी फ्लावर के मेल पार्ट का पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आ चुका है, तो इसलिए
इसका ये जैसे पॉलन ग्रेन अंदर एंटर होगा, इस पॉलन ग्रेन से कुछ केमिकल निकलेंगे और इस स्टिग्मा की इनर वॉल से भी एक केमिकल निकलेगा। और अगर दोनों केमिकल सिमिलर टाइप के, मतलब ये अगर पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर का है, इसी के फ्लावर का है, तभी इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा और रिएक्शन के रिजल्ट में एक ऐसी ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अगर सपोज ये कोई और, अगर ये यहाँ पर कोई और आ जाता है, यहाँ पे अगर सपोज कोई और पॉलन ग्रेन आ जाता है, तो अगर कोई दूसरा पॉलन ग्रेन होगा तो इस पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब बना देते हैं क्योंकि ये इसी का मेल है, ठीक है। ये इस तरह से पॉलन ट्यूब बन जाएगी हमारी। ये पॉलन ट्यूब साइड से आएगी, ठीक है। आप पीछे से निकाल दो, इस तरह से ये पॉलन ट्यूब आएगी। यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन है हमारा, हम ओवरी बना देते हैं। ओवरी का जो पार्ट होगा इस तरह से होगा, ये ओवरी का पार्ट है जिसके अंदर क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मेल के फीमेल गैमेट्स है अंदर। अब यहाँ पे आ गया ओव्यूल, अब यहाँ पे ऊपर से आ रहा है हमारा पॉलन ग्रेन। ये इससे माइक्रोपाइल से एंटर होगा। एंटर होने के बाद हमारे इस पॉलन ग्रेन को ये पॉलन ट्यूब कहाँ तक लेके आएंगे, धीरे धीरे ये पॉलन ट्यूब यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और ये पॉलन ग्रेन इस तरह से यहाँ आकर अटैच हो जाएगा। और धीरे धीरे ये पॉलन ग्रेन जो कि मेल गैमेट्स को कैरी कर रहा है, ये इसके अंदर आकर फ्यूज हो जाएगा। तो इस तरह से फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। तो यहाँ पर ये जो ओवरी वाला पोर्शन है ये क्या बन जाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज एंड फॉर्म अ फॉर्मेशन जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होकर ये ओवरी वाला पोर्शन पूरा क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। तो आपको समझ में मैंने ये चीज़ वापस इसलिए बनाई है क्योंकि अगर ये पॉलन ग्रेन इसी का होगा तभी ये वाली स्टिग्मा और ये वाला पॉलन ग्रेन दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। अगर ये दूसरा होगा तो अगर सपोज मैंने कोई अदर दूसरा बना लिया, जैसे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जैसे मुझे को, और ये अगर मैंगो का फ्लावर है तो मैंगो का ही पॉलन ग्रेन है। सपोज इसको किसी और फ्लावर का पॉलन ग्रेन आता है तो वो दूसरा होगा, डिफरेंट टाइप का, ये हम नहीं पहचान सकते, लेकिन ये फ्लावर खुद अपनी आइडेंटिफिकेशन कर सकता है कि ये पॉलन ग्रेन मेरा नहीं है, मतलब हमारी स्पीशीज का नहीं है। तो ऐसे पॉलन ग्रेन अंदर तो आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि इनको अंदर ही नहीं आने देते, ये अंदर तो आ जाएंगे पर ये इसके वॉल से अपना लिक्विड रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इनके लिए कोई स्पेशल टाइप की पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी। और पॉलन ट्यूब ही नहीं बनेगी तो ये चीज़ यहाँ तक आकर फ्यूज नहीं हो पाती। इसीलिए हमको हर बार एक नए टाइप का फ्रूट दुनिया में देखने को नहीं मिलता, जो अभी तक बनते आ रहे हैं वही फ्रूट बनते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉलन ग्रेन अंदर एंटर हुआ और ये फ्यूज हुआ। अब हमको यहाँ लिखने की जरूरत है नेम, किसका क्या नाम होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे समझते हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ अगर लिख देते हैं तो ये चीज़ क्या है हमारी, पॉलन ग्रेन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पॉलन ग्रेन। तो आप भी ये डायग्राम ट्राई करना कि कलर से बनाओ ताकि आपको समझ में आए। ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ आ गए, एक से ज़्यादा आ सकते हैं। अब ये चीज़ क्या है तो आप यहाँ पे लिखना पॉलन ट्यूब। ये चीज़ समझनी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आगे जाके आपको ह्यूमन का पढ़ना पड़ेगा या एनिमल्स का पढ़ना पड़ेगा। तो प्लांट का अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो ह्यूमन का भी समझ में आएगा। ये पॉलन ट्यूब से ही अंदर आएगा। अब जहाँ से ये ओवरी के अंदर एंटर हुआ, इस एंटर वाली पार्ट को आपको हमेशा याद रखना है, वो है माइक्रोपाइल। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है एग्जाम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो आपको ये जो डायग्राम बनाना है उस डायग्राम में ये 3 लेबलिंग सबसे पहले करनी है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब और माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से ही अंदर एंटर होता है। ये चीज क्या है तो ये है ओव्यूल, ये ओव्यूल है। और ये वाला जो रेड पोर्शन है जो बाद में ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होने वाली है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ओवरी, फिर इसको आप मॉडिफाइड करके लिख सकते हो फ्रूट। इसके बाद यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओवरी आपकी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे जो कैलिक्स सेपल होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ। इसको और समझना है तो आप ऐसे लिख सकते हो मेल प्लस फीमेल गैमेट, है ना, मेल प्लस फीमेल गैमेट। यहाँ पे इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, मेल फीमेल गैमेट से बनेगा आपका जाइगोट, और ये जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो से फ्रूट।
तो इसी जाइगोट में जो बनता है उसको बोलते हैं मियोसिस। यहाँ पर जो डिवीजन होता है ये आगे बाद में बार बार ये सारे वर्ड्स आएंगे, इसलिए मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बाद में जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है वो बार बार सेल डिवाइड होकर बनता है और उस वहाँ पे जो डिवीजन होता है सेल में उसको बोलते हैं मियोसिस, MEIOSIS। तो मियोसिस एक डिवीजन होता है जिसकी वजह से जाइगोट एम्ब्रियो में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेल गैमेट का आप सिंबल बना दो, ये मेल गैमेट हो गया और ये फीमेल गैमेट हो गया। तो इस तरह से दोनों गैमेट के फ्यूजन से फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको इस कलर स्ट्रक्चर से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में जो रह गया है आपका रिमेनिंग, ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको सिर्फ लैंग्वेज में समझाया था वो पूरा डिटेल में आपको डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड जो है आप रीड करना इसको, मैं इसको और आगे की क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेसन 3 पढ़ रहे थे द चेंजिंग अर्थ। इसके अंदर जो लास्ट हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने वोल्केनोस के बारे में, किस प्रकार से इरप्ट होता है, कौन कौन से एक्टिव वोल्केनोस थे, कहाँ कहाँ पर थे, हमारे इंडिया में कोई वोल्केनो एक्टिव है या नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कितने एक्टिव वोल्केनो, ये सारी डिटेल्स हमने पढ़ ली थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस लेसन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आसपास अगर ऐसी घटनाएं होती है तो हमें अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम उसको अच्छे से पता लगा सकते हैं कि किस रीज़न से ऐसा होता है और हम इसको किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो हम आज जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का हिंदी मीनिंग होता है भूकंप। हम इसके बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार से आता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती है। द अर्थक्वेक रेफर टू द पासेज ऑफ वाइब्रेटरी वेव्स ऑन द अर्थ सरफेस ब्रोट अबाउट बाय द नेचुरल फोर्स। देखो क्या दे रखा है, द अर्थक्वेक रेफर टू द पासेज ऑफ वाइब्रेटरी वेव्स। वाइब्रेटरी का मतलब क्या होता है, वाइब्रेट। जिस प्रकार से आप अपने मोबाइल को वाइब्रेट मोड पर रखकर टेबल पे छोड़ते हो, आपने कभी नोट किया हो कि अगर आप उसको किसी लोहे की चीज़ पर रखते हो तो उससे आवाज़ आती है जब भी वो वाइब्रेट होता है, और वो वाइब्रेट होता होता अपना स्थान भी चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से कौन वाइब्रेट करता है, हमारी अर्थ की सरफेस, हमारी पृथ्वी की जो सतह है वो क्या होती है, वाइब्रेट होती है, यानी कि कंपन होती है, हिलती है। बहुत ज़्यादा नहीं हिलती है, अगर बहुत तेज़ गति से अगर भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, कि इसका एक रिएक्टर स्केल होता है, उसके थ्रू हम चेक करते हैं कि कौन सा कितने नंबर का अर्थक्वेक आया है, उससे हमको पता लगता है। लेकिन कोई नॉर्मल से आता है तो हमारी अर्थ जो होती है क्या होती है, हल्की सी कंपन होती है, जिससे हमको पता चलता है कि अर्थक्वेक आया है। ये एक नेचुरल फोर्स है। एन अर्थक्वेक इज द रिजल्ट ऑफ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट दैट क्रिएट सेस्मिक वेव्स। क्या दे रखा है, देखो, इन अर्थक्वेक इज द रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होता है, सडन। ये जो अर्थक्वेक होता है सडनली हो जाता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई जिससे हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको पहले पता लग जाता है कि इस जगह पर अर्थक्वेक आने वाला है, तो हम लोग उन स्थानों को पहले ही छोड़ देते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हमको पहले से सचेत कर दिया जाता है हमारी गवर्नमेंट के थ्रू कि यहाँ पर तूफान आने वाला है, भूकंप आने वाला है, तो हमें ये चीज़ पता चले। लेकिन पहले ऐसे कोई तरीके नहीं थे कि हम लोगों को ये सारी जानकारी मिले, तो इससे बहुत सारा लॉस हमको होता था। तो ये क्या दे रखा है, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि अचानक से होता है। इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी पृथ्वी की, अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल और कोर। उसमें सबसे ऊपर की जो लेयर थी उसका नाम क्या है, क्रस्ट। तो ये जो क्रिएट होता है वो कहाँ पर होता है, अर्थ के क्रस्ट जो पार्ट है, क्रस्ट जो लेयर है उस पर होता है सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स का मतलब क्या होता है, भूकंपीय तरंगे। द एग्जिट पॉइंट विद इन द अर्थ फ्रॉम वेयर एन अर्थक्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड फोसी एंड द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। अंडरलाइन करना आप इसको यहाँ से, द एग्जिट पॉइंट ऑफ विद इन द अर्थ, एग्जिट पॉइंट यानी कि जहाँ से भूकंप उठ रहा है, जिस बिंदु से कह सकते हैं जिस मुख्य बिंदु से भूकंप स्टार्ट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, फोसी। एंड द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अबव द फोकस, और उसके अलावा उसके ऊपर फोकस जहाँ से पड़ रहा है उस पॉइंट को अपन कहते हैं एपिसेंटर, या हिंदी में कहो तो इसको कहेंगे मुख्य केंद्र। यहाँ से आप अंडरलाइन करोगे द एग्जिट के यहाँ से एपिसेंटर तक। डैमेज इज मोर ऑफ द फोकस इज क्लोज टू द सरफेस। अब क्या दे रखा है, डैमेज इज मोर। अब डैमेज का मतलब क्षतिग्रस्त होना, यानी कोई प्रॉब्लम, ज़्यादा हानि होना कब होता है, इट इज़ द फोकस इज क्लोज टू द सरफेस। जब ये फोकस, क्या दे रखा, फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, जब यह एपिसेंटर सरफेस यानी कि अर्थ की सतह के पास में होता है तो डैमेज बहुत ज़्यादा होता है।
इफ फोकस इज फार फ्रॉम द सरफेस लिटिल डैमेज। लेकिन अगर ये एपिसेंटर क्या होता है, अर्थ की लेयर से दूर होता है, पृथ्वी की सतह से दूर होता है, तो इससे जो उस समय जो भूकंप आता है, उस समय जो अर्थक्वेक होता है, उससे डैमेजेस क्या होते हैं, कम होते हैं। लिटिल डैमेज टेक प्लेस बिकॉज एनर्जी हैज़ टू ट्रैवल अ लॉन्ग वे। अब इस क्योंकि जितना वो क्या दे रखा है इसमें, लिटिल डैमेज टेक प्लेस बिकॉज, क्योंकि एनर्जी हैज़ टू ट्रैवल अ लॉन्ग वे। जितना अपन ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे या आगे की तरफ जाएंगे तो हमको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर भी यही दे रखा है। अब देखो ये इसमें बता भी रखा है आप लोग को, फोकस कौन सा है, जो मुख्य बिंदु है वो फोकस है, और जहाँ से उठ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, एपिसेंटर कहेंगे। अर्थक्वेक टर्मर आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अंडरलाइन करना, आपके क्वेश्चन भी आएगा। ऐसा यंत्र जिससे अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिएक्टर स्केल। और क्या दे रखा है, द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब उसका घनत्व, ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिएक्टर। और इसकी जो मापते हैं, मेजर्ड करते हैं, इसको मापते हैं कि कितनी तीव्रता के साथ भूकंप आया है, वो किससे चेक करते हैं अपन, रिएक्टर स्केल से चेक करते हैं। द नंबर ऑफ द स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 9। अब उस स्केल के ऊपर, रिएक्टर स्केल दे रखा है ना, इसके ऊपर कौन सी डिजिट होती है, 0 से लगाकर 9 तक। अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 7 and above आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। अब क्या दे रखा है, अगर आप चेक कर रहे हो, भूकंप का माप कर रहे हो, मेजर्ड कर रहे हो, और उसकी डिजिट 7 से अबोव आती है, यानी कि 7 से लगाकर 9 के बीच में तो आती है, तो इसका मतलब जो अर्थक्वेक आया है वो क्या है, वो डिस्ट्रक्टिव यानी कि खतरनाक है। एंड कोज हैवी डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, उसकी वजह से कभी कभी हमको बहुत ज़्यादा क्षति भी उठानी पड़ती है। तो इसमें किस किस की नुकसान हमको होगा, लाइफ की भी होगी, बहुत सारे लोग भी मरेंगे, क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं होता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, और क्योंकि वो तो अचानक सडनली ऐसा होता है, ऐसा तो ही नहीं हमको पहले से पता है कि अब ये चीज़ हमको पता लगने लगी है। अभी भी कभी अचानक से कहीं ऐसा हो जाए तो पता नहीं चलता है। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, कच्छ गुजरात में नहीं भी देखा हो, आपके पेरेंट्स को पता होगा, कच्छ में जो भूकंप आया था इतनी तीव्रता के साथ आया था कि वहाँ बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ भी गंवानी पड़ी थी और अपनी प्रॉपर्टी, क्योंकि पूरे के पूरे मकान, हम लोग पीछे केस स्टडी में पढ़ेंगे, बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स भी होती है वो भी पूरी क्या होती है, उसमें तहस नहस हो जाती है। अब आप लोगों को पता भी हो तो बहुत सारे आर्किटेक्टर या कह सकते हैं हमारे पास ऐसी सुविधाएं हो गई कि हम अपने मकान में जब बनाते हैं तब उसके अंदर अर्थक्वेक को रोकने के लिए या ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स आ गई है कि अगर अर्थक्वेक आ भी जाए तो आपका पूरा मकान एक साथ नहीं गिर के उसके कुछ पार्ट और ऐसे गिरते हैं, तो उससे हमारे बचने की संभावना हो जाती है कि अगर ऐसा हो भी रहा हो तो इतनी देर में हम खुले स्थान पर आ जाएं, इलेक्ट्रिक शॉर्ट जो जहाँ से भी स्टार्ट हो रहे हो उनको बंद कर दे। ये सारे बचने के तरीके होते हैं, तो इनको हम फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक अकर इन द बेल्ट ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। क्या दे रखा है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक, पूरे वर्ल्ड में जो अर्थक्वेक आते हैं वो ऑलमोस्ट कहाँ से आते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन, हमने जो पीछे पढ़ा था फोल्ड माउंटेन की वजह से या उसकी वजह से आते हैं। दीज आर एरियाज वेयर द अर्थ क्रस्ट इज वीक एंड वॉल्केनोज इरप्शन टेक प्लेस फ्रिक्वेंटली। क्या दे रखा है, क्योंकि ऐसे एरिया फोल्ड माउंटेन के जो एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वॉल्केनो जो होता है, हमने वॉल्केनो के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्या होते हैं वॉल्केनो, वहाँ पर वॉल्केनो इरप्शन क्या होता है, फ्रिक्वेंटली कभी भी आ जाता है और वहाँ पर होते भी रहते हैं। इसके कारण से वहाँ पर अर्थक्वेक या उनके कारण से अर्थक्वेक ज़्यादा होते हैं। अब इसमें आपको बता रखे टू मेजर कौन कौन से दे रखे हैं, देखो द टू मेजर अर्थक्वेक प्रोन बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड आर सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट, अ सर्कुलर बेल्ट अराउंड द पैसिफिक ओशन, एंड मिडवर्ड माउंटेन बेल्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट यूरोप राइट अप टू चाइना पासिंग थ्रू सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान एंड इंडिया। ये कहाँ पर और किस प्रकार से विस्तृत है ये हमको बता रखा है। ये पूरा आपको बता भी रखा है किस किस जगह पर कैसे कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स मीट होती है, और ये सारा हम देखेंगे। अब लास्ट जो इसमें एक पैराग्राफ दे रखा है और केस स्टडी दे रखी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू लेसन मृदा। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, और मिट्टी से आप परिचित हैं।
मृदा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह प्राकृतिक संसाधन यानी कि यह हमें प्रकृति से प्राप्त एक संसाधन है जो सबसे महत्वपूर्ण है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखता है। जो पौधे की जो जड़ें होती है वो मृदा यानी कि मिट्टी के अंदर ही रहती है, और मृदा क्या करती है, पौधे की जड़ों को दृढ़ता यानी कि कठोरता से बांधे रखती है, जिसके कारण वह गिरता नहीं है और उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए उनकी वृद्धि में सहायक है। मृदा से ही उनको जल और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं पौधों को, जो क्योंकि उनकी जड़ें जो होती है मृदा के अंदर होती है। यह अनेक जीवों का आवास है। अनेक जीवों का यानी कि बहुत सारे जीव इस मृदा के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर देखा था कि वर्षा ऋतु में एक दिन पहले दिन देखा मृदा के अंदर केंचुआ बाहर आ रहा था। केंचुआ जो किसान का मित्र कहलाता है। तो यानी कि मृदा के अंदर अनेक जीव आवास करते हैं यानी कि रहते हैं। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। हम जो खेती करते हैं उसके लिए मृदा बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। मृदा नहीं होगी तो हम खेती भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करता है। हम खेती क्यों करते, कृषि क्यों करते, ताकि हमें भोजन मिले, कपड़ा मिले और आश्रय प्रदान होए, ठीक है ना। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, यानी कि मृदा हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। मृदा के कारण हम कृषि कर सकते हैं, जिससे हमें भोजन, कपड़ा, आश्रय प्रदान होता है। मृदा यानी कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे जीव आवास करते हैं। जैसा कि एक ये सारणी देखो आप, मृदा का स्रोत यानी कि मिट्टी हमें किस किस से प्राप्त होती है। जैसे बगीचे की मृदा, बगीचे के अंदर जो मिट्टी होती है वह, सड़क के किनारे की मृदा, ऐसे स्थान की मृदा जहाँ निर्माण का कार्य हो रहा हो। अब वहाँ पर आप पादप और जंतु देख सकते हैं कि उन मिट्टी के अंदर, उन मृदा के अंदर कौन कौन से पादप पाए जाते हैं। जैसे पादप बगीचे में घास पाई जाती है, और भी अनेक प्रकार के पादप होते हैं, चींटियाँ होती है, बहुत और भी अनेक प्रकार के जीव होते हैं। तो ये मृदा के अंदर निवास करते हैं और मृदा के अंदर पाए जाने वाले पादप है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदा हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। पहले क्या कह रही है कि मैं जानना चाहती हूँ कि सड़क के किनारे और बगीचे से एकत्रित किए गए नमूने में मुझे प्लास्टिक की वस्तुओं और प्लास्टिक की थैलियों के कुछ टुकड़े क्यों मिले। जो सड़क के किनारे जो मृदा थी उनमें से उसको प्लास्टिक की थैलियाँ और कुछ वस्तु प्लास्टिक की मिली। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। जो पॉलीथीन, प्लास्टिक की जो थैलियाँ वगैरह होती, पॉलीथीन और प्लास्टिक, यह मृदा को यानी कि मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं, और इनके अंदर मिट्टी के मृदा के अंदर जो जीव पाए जाते हैं उनको भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तु के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। ये जो प्लास्टिक है पर्यावरण के लिए प्रदूषण का कार्य करती है, क्योंकि ये इनको नष्ट होने में, इनका अपघटन होने में कई वर्ष लग जाते हैं, और यह पादपों और जंतु दोनों के लिए हानिकारक है। तो अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा कीटनाशक मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थ और रासायनिक मृदा को निर्मुक्त करने से पहले हमें उपचारित किया जाना चाहिए कि कीटनाशक का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर हमें प्लास्टिक और प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग हमें कम करना चाहिए। आगे देखिए आप, मृदा परिच्छेदिका। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। यह जानने के लिए परतें किस प्रकार से व्यवस्थित है, आप देखिए मृदा के अलग अलग परतें होती है। जो भूमि का जो कटा होता है उसके अंदर अलग अलग, हम ऊपरी जो सतह है उस पर हम खेती वगैरह करते हैं। इसके लिए आप क्रियाकलाप करो, थोड़ी सी मृदा ले लीजिए। हम क्या करते हैं, ढेलों को अपने हाथ से उसको चूर्ण बना, थोड़ी मृदा का टुकड़ा, मिट्टी का टुकड़ा लो और उसको चूर्ण बना लो। अब 3/4 जल भरा हो कांच का एक गिलास ले लीजिए, उसमें मिट्टी, जैसे ये देखिए हमने एक कांच की गिलास ली, इस कांच के गिलास के अंदर 3/4 पानी भर दिया हमने, ठीक है, यानी कि पानी भर दिया। पानी भरने के बाद में क्या किया हमने, जो मिट्टी का ढेला था, जो चूर्ण था, इसके अंदर हमने डाल दिया, यानी कि मृदा मिला लीजिए। इससे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाइए। हमने गिलास के अंदर पानी भरकर मिट्टी, जो मुट्ठी था उस मुट्ठी भर के अंदर मिट्टी डाल दी और गिलास से हिला लिया, जिससे मृदा पानी में मिल जाए, ठीक है ना। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे रहने दीजिए। कुछ समय बाद गिलास के पानी को देखिए। सिंपल बात, क्या किया हमने, एक कांच की गिलास ली, उसके अंदर 3/4 पानी
भर दिया। मिट्टी का एक ढेला टुकड़ा लिया, उसको चूरा करके उसको हमने मिट्टी कांच की गिलास के अंदर डालकर चम्मच से हिला लिया और कुछ समय उसको स्थिर रहने दिया, हिलाया नहीं। तो हम देखेंगे उसके अंदर इस प्रकार की अलग अलग परतें जम जाती है। ह्यूमस देखिए आप, सबसे ऊपरी जो परत है घास फूस तिनका पत्तियां ये प्रकार की, फिर नीचे आपको जल नजर आएगा, फिर मृतिका बालू और बजरी, इस प्रकार मृदा की अलग अलग परतें होती है। तो मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, ठीक है ना, तो ये सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस ये बहुत ही उपजाऊ चीज है। उसके बाद में आप पानी देखिए, उसके बाद में आप मृतिका बालू और बजरी यानी जो बारीक मिट्टी थी वो सबसे ऊपर है, जो बड़े बड़े जो कण थे मिट्टी के वो सबसे नीचे। इस प्रकार मृदा की अलग अलग परतें बन जाती है। आप शायद जानते होंगे कि पवन जल और जलवायु की क्रिया से शैलों के टुकड़े मृदा का निर्माण होते हैं। मृदा कैसे बनती है? जो बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती है ना, जलवायु की क्रिया से सेलों यानी कि चट्टानों के टूटने का, जो चट्टान होती है उनके टूटने से, हवा से या पानी से या किसी अन्य कारण से अगर मृदा वो चट्टान के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे टुकड़े बनकर मृदा का निर्माण करते, यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। इस किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिसमें इसका निर्माण हुआ है, और यह उन वनस्पति की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो उसमें उगते हैं। तो इस प्रकार हमने मृदा की अलग अलग परतें देखी है। कल हम मृदा परिच्छेदिका के बारे में पढ़ेंगे, मृदा की अलग अलग परतों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हमने क्रियाकलाप पढ़ा, उस क्रियाकलाप को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके उसको याद कर लेना। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि अपन प्रश्नावली 2 पूर्ण कर चुके हैं, जिसके अंदर भिन्न एवं दशमलव संख्या। आज अपन नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा चैप्टर बाकी जो अपना आंकड़ों का प्रबंधन वाला है वो अपन नेक्स्ट बाद में देखेंगे। इससे पहले अपन सरल समीकरण, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 देखिए, सरल समीकरण क्या है इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरल समीकरण। ध्यान रखना, सरल समीकरण के अंदर समीकरण का नाम आपने सुना होगा। जो समीकरण जो शब्द है वो गणित की जो समस्या है उनका समाधान करना है। मतलब जो भी गणित के अंदर समाधान जो समस्या होती है उसका समाधान हमेशा समीकरण के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। समीकरण में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, 2 पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष, और इसके अंदर जो बीच में बराबर का जो चिन्ह आता है वो इन दोनों पक्ष को क्या करता है, संतुष्ट करता है। क्या करता है, संतुष्ट। मान लो मैं इधर लिखता 2 + 3, क्या लिखता हूँ, ध्यान से लिखना, यहाँ पे लिखता 2 + 3 = 5। यदि ये जो बराबर है वो इन दोनों पक्ष को क्या करता है, संतुष्ट करता है। यानी इधर 2 + 3 करूँगा तो 5 ही आएगा, उधर 5 लिखा हुआ यानी 5 = 5। ये जो बराबर का चिन्ह है वो क्या करता है, दोनों पक्षों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो ठीक है, अपन आज समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। समीकरण के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं समीकरण का चिन्ह। समीकरण का चिन्ह क्या होता है, ध्यान से देखना, समीकरण का चिन्ह, समीकरण का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, बराबर, ठीक है। ये चिन्ह होता है समीकरण का बराबर, ध्यान रखना, ठीक है। और समीकरण के अंदर 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। ये पहली बात, समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है दायां पक्ष और एक होता है बायां पक्ष, ठीक है। दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड और बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड। जैसे कि देखो ये 2 पक्ष है, इधर वाला जो पक्ष होता है वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यानी बायां पक्ष, और जो इधर वाला जो पक्ष होता है वो होता है राइट हैंड साइड, ये होता है दायां पक्ष, ठीक है। 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये 2 पक्ष होते हैं इसके अंदर, तो हमेशा ध्यान रखना इसके अंदर जो समीकरण पढ़ रहे हैं अपन, इसके अंदर आपके एक चर वाले समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आपको एक चर मिलेगा। चर, अब चर नया है, चर का मतलब क्या होता है, चर का मतलब होता है ए से लगा के जो जेड तक अक्षर होते हैं, ए से जेड तक अक्षर ABCD के, वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चर, ठीक है। ए से लगा के जेड तक जो अक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चर। और चर का किसी भी संख्या से गुणा कर देते हैं या जोड़ देते हैं या बाकी कर देते हैं या भाग दे देते हैं, यानी चर का अचर से जो संबंध होता है वो क्या हो जाता है, बीजीय व्यंजक। क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होगा, देखना ध्यान से, बीजीय व्यंजक,
यानी कोई भी ये मान लो चर है x है, ठीक है, x का मैं x के साथ 3 जोड़ दूं तो ये जो x + 3 क्या बन गया, बीजी व्यंजक। अगर मैं y ले लिया और y में 3 5 घटा दूं, ये आपका क्या हो गया, बीजी व्यंजक लिख दिया। मैंने लिख दिया p में z का p में 2 का भाग दे दूं तो ये क्या बन गया, बीजी व्यंजक। अगर मैं यहाँ पे लिखा 3 × y, 3 का गुणा मैं y से करूँगा तो 3y हो गया, ये आपका क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। ठीक है, ध्यान रखना चर और अचर जो दोनों का जो सम्मेलन होता है, जो दोनों का जो मेल होता है वो आपका क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, इतना आपको डीप में नहीं जाना, अपन बात कर रहे हैं समीकरण में। समीकरण के अंदर क्या होगा, इक्वल का चिन्ह आएगा। समीकरण के अंदर सबसे मोस्ट बात ये ध्यान रखनी है कि समीकरण के अंदर जो भी चर दे रखा हो ए से लगा के जो कि जेड तक अक्सर इसके अंदर जो भी चर दे रखा है उस चर की वैल्यू निकालनी है अपन को, यानी उस चर का मान अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान रखना चर के अंदर समीकरण के अंदर आपको जो भी चर दे रखा है उस चर का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और दूसरी बात, कोई भी संख्या हो या कोई भी चर हो, अगर मैं प्लस की संख्या है अगर मैं उसको बराबर की वैल्यू में क्या हो जाएगी, माइनस की। ध्यान रखना, अगर कोई माइनस की संख्या है उसको मैं बराबर की वैल्यू में क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई संख्या बड़े में है या गुणे में है तो जो बराबर की हो जाएगी क्या हो जाएगी, भाग में आ जाएगी। और कोई संख्या अगर भाग में है उसको मैं बराबर की वैल्यू में क्या आ जाएगा, गुणे में। ध्यान रखना कि किसी भी कोई भी संख्या हो, कोई भी चर हो, कोई भी अचर हो, हमेशा ध्यान रखना तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो ध्यान रखना गुणे में है तो भाग में हो जाएगी, जोड़ में है तो बाकी में हो जाएगी, बाकी में है तो जोड़ में हो जाएगी, भाग में है तो गुणे में हो जाएगी, गुणे में है तो भाग में हो जाएगी। बता दिया मैंने आपको, ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर बात, ये होगी समीकरण की बात। अब अपन काम करते हैं, समीकरण को स्टार्ट कर लेते हैं। समीकरण में क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण का जान के किसी भी गणित की समस्या का हल समीकरण के द्वारा किया जाता है। समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक होता है दायां पक्ष, एक होता है बायां पक्ष, जिसके अंदर किसी भी वैल्यू को ये क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन समीकरण के बारे में। आगे देखिए, सबसे पहले अपन समीकरण, ठीक है, अब ध्यान से देखना समीकरण को कैसे बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ध्यान देता, मान लो कोई लिख दिया मेरे समीकरण बनाना, देखो समीकरण कैसे बनाना है, समीकरण बनाना आपको आना चाहिए। समीकरण बनाना कैसे आता है, देखो मान लो सपोज मैंने को संख्या लिख दी, यहाँ पे देखो x लिख दिया, ठीक है, और प्लस यहाँ मैंने 5 लिख दिया, इसके साथ कुछ भी नहीं है, बराबर करके 3 लिख दिया, ये मेरी समीकरण बन गई। यानी समीकरण बनने का अर्थ क्या है, एक चर आएगा, कुछ अचर आएंगे और बराबर का चिन्ह आएगा। ठीक है, अचर जुड़ भी सकता है, घट भी सकता है, भाग में भी आ सकता है, गुणे में भी आ सकता है, चर भी भाग में भी आ सकता है, गुणे में भी आ सकता है। कुल मिला के आपका बराबर का चिन्ह आना चाहिए। अगर बराबर का चिन्ह नहीं है इसका मतलब यह समीकरण नहीं है। अब इस समीकरण को संतुष्ट कैसे करेंगे समझ लेना है। क्या मतलब, अपन को जो चर दे रखा है, चर क्या है, इसके अंदर देखो x, अब चर जो देगा उसका मान निकालना है, आपको उसको वहीं पे रहने देना है। देखो यहाँ पे x है, x को ले रहने दो बराबर 3 का 3, ये प्लस के 5 जो है देखना ध्यान से, प्लस के 5 हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई प्लस वाली संख्या जब बराबर हो जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस की, और जो माइनस वाली हो जाएगी क्या हो जाएगी, प्लस की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से लिखना x बराबर 3 - 5, अगर मैं 3 में से 5 निकालूँ तो माइनस के 2 आपके क्या हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। यानी आपका समीकरण का हल आ गया, x बराबर -2। इसी प्रकार के ऊपर भी इस तरह से आता है, x बटा 2 बराबर 3। इस समीकरण को हल कीजिए। अब यहाँ देखना आपको दो क्या दिख रहे, भाग में दिख रहे, बटे में दिख रहे। अपन को x का मान निकालना है, x यहाँ रखना बराबर 3, ये दो भाग में इधर जाएंगे क्या हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब कोई संख्या भाग में है तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे, गुणे में आ जाएंगे। गुणे में आ गया तो x बराबर क्या आ गया, 3 × 2 6 आ गया। यानी यहाँ पे 6 रख दो, ये समीकरण इसको संतुष्ट कर देंगे। जैसे देखो कैसे, x बटा 2 बराबर 3, यहाँ x की क्या है, 6 रखता हूँ, 6 बटा 2 बराबर 3, 2 का 6 भाग 3 बराबर 3। यानी दोनों तरफ आपका आंसर क्या है, बराबर। इसका मतलब जो x का मान 6 है वो समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। क्लियर। अब अपन आपने डायरेक्ट प्रश्नावली पे आते हैं। 4.1 देखिए, 4.1 के अंदर सवाल नंबर पहला देखिए, निम्न सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। आपको एक सारणी दे रखी है जिसके अंदर स्तंभ दे रखे हैं, जिसके अंदर आपको पूरा करना है, स्तंभ को भरना है पूरा। ठीक है, किस तरह से भरा जाता है, क्या किया जाता है, देखना ध्यान से। सबसे पहले सवाल नंबर पहला देखिए, इसके अंदर आपको जैसा x + 3 बराबर 0। ठीक है, चर का मान देगा आपको, ध्यान से देखना, चर का मान देता है x बराबर आपको 3 रखना है।
ठीक है, क्या कह रहा है, बताइए कि समीकरण संतुष्ट, पहले क्रम संख्या फिर समीकरण दे रही है, फिर चर का मान दे रखा है, बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। ठीक है, कब होगी, जब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर आ जाएगी तो समीकरण संतुष्ट होगी, बराबर नहीं आएगी दोनों की वैल्यू तो समीकरण संतुष्ट नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चर का मान x बराबर क्या रखना है 3, यानी इस x की जगह क्या रखना है 3। देखो इधर यहाँ पे आपको दे रखा है इस x की जगह 3 रखना हो, 3 + 3 बराबर 0, यहाँ 3 की जगह तो होते 6 बराबर 0, क्या 6 और 0 बराबर है, नहीं है, यानी समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, यानी जो x का मान जो 3 है वो समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, इसका आंसर क्या है, नहीं। ठीक है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, पहले का जो आंसर है वो नहीं, ठीक है, संतुष्ट नहीं करेगा। उसी प्रकार देखो दूसरा भी आपको इस तरह से करना है, सवाल नंबर देखना, तीसरा देखना, तीसरा क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ x + 3 बराबर 0, आपको x की जगह क्या रखना है, -3 रखना है। ठीक है, चर का मान जो देता है x की जगह आपको क्या रखना है, -3। देखो मैं -3 रखता हूँ इस x की जगह, यहाँ पे रखना -3 प्लस का 3 बराबर 0, -3 में से प्लस के 3 गए तो क्या है 0, 0 बराबर 0, यानी दोनों पक्ष क्या हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, दोनों में बराबर आंसर आ रहा है। इसका मतलब x का मान -3 रखने पर ये क्या हो रहा है, समीकरण संतुष्ट हो रहा है, बराबर, क्योंकि इसके दोनों क्या आ रहा है, आंसर बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब जो x की वैल्यू जो -3 है वो इस समीकरण को क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है, यानी यहाँ पे क्या करूँगा मैं, हाँ। ठीक है, आगे देखिए x - 7 बराबर 1। ठीक है, सवाल नंबर देखना, चौथा देखना, इसी के अंदर चौथा, x - 7 बराबर 0, यही है। ठीक है, सॉरी 1, तो आपको x की जगह रखनी है वैल्यू, ये लिखनी है x बराबर आपको क्या रखना है 7, सवाल कह रहा है। ठीक है, क्या x बराबर 7 रखने पर समीकरण संतुष्ट होता है, देखना ध्यान से। मैं x बराबर क्या रखूंगा, 7 रखूंगा, यहाँ पे 7 - 7 बराबर 1, 7 में 7 क्या है 0, तो 0 और 1 के बराबर होते हैं क्या, नहीं होते, इसका मतलब समीकरण संतुष्ट नहीं है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण संतुष्ट नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है, x का जो मान 7 आया है वो समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। आगे देखिए एक और, 5x बराबर 25। ठीक है, सवाल नंबर आप देखिए, सवाल नंबर 7वां, इसी का 7वां देख लीजिए। पाँच एक्स बराबर 25, यानी आपको x की जगह क्या रखना है, 5 रखना है। देखो देने का सवाल में, सवाल नंबर 5 के अंदर x की जगह आपको क्या रखना है, 5। अब आपको पता होना चाहिए 5 और x क्या है, गुणे में, क्या है, गुणे में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 5 का गुणा में x से करूंगा क्या आता है 5x। ठीक है, अपन इसको 5 × x पूरा लिख करके अपन क्या लिखते हैं 5x। तो आपको x की जगह क्या रखना है 5, देखो मैं यहाँ रख रहा हूँ 5, तो 5 × x की जगह क्या रख रहा हूँ 5। ठीक है, 25, क्लियर। 5 × 5 करूंगा क्या आएगा 25, 25 बराबर 25। ठीक है, यानी जो x का मान जो 5 आया है वो क्या कर रहा है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों तरफ क्या आ रहा है 25 25 बराबर है। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा हाँ, ये मान जो है वो दोनों तरफ क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ये हो गया सवाल नंबर 7वां। ठीक है, आगे घड़ी में एक और देख लीजिए इसका, आगे देखना, ठीक है, m/3, सवाल नंबर 9 देखिए, m/3 बराबर 2, m/3 बराबर 2। आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, m बराबर -6 रखना है, क्या रखना है -6 रखो, m बराबर -6 रखने पर क्या आता है वैल्यू, देखो यहाँ रखा हूँ मैं -6/3 बराबर 2। हमेशा ध्यान रखना 3 का भाग में -6 में लूंगा तो यहाँ पे माइनस के 2 आंसर आएंगे, और माइनस के 2 और प्लस के 2 बराबर नहीं। ठीक है, 2 बराबर 2 होते हैं, -2 और प्लस के 2 बराबर नहीं है, इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी कड़ी में सवाल नंबर लास्ट देख लीजिए एक बार और। ठीक है, सवाल नंबर 11 देख लीजिए, अंतिम में, m/3 बराबर 2, m/3 बराबर 2, आपको m की जगह क्या रखना है 6, ये सवाल है। ठीक है, इसके अंदर m की जगह में क्या रखना हूँ 6, देखिए m की जगह में 6 रखता हूँ, 6/3 बराबर 2,
6 मीटर का भाग 2 बराबर 2, यानी यहाँ समीकरण क्या करता है, संतुष्ट करता है। यहाँ पे लिखूंगा हाँ ये समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, इसी प्रकार जो भी सवाल बाकी है तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और जो बाकी है वो आप करने की कोशिश करना, आगे वाले दूसरा सवाल अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। अपना लेसन दिल्ली के सुल्तान कंटिन्यू रखते हुए, जैसे कि अपन पढ़ रहे थे कि किन किन लोगों का यानी कि किन किन सुल्तानों ने अपने साम्राज्य क्षेत्र का विस्तार किया था। जैसे कि अपन ने पढ़ा था कल, गयासुद्दीन बलबन जो था उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया था और इनका जो कार्यकाल जो था वो 1266 से 1287 तक का था। इस काल में उन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाया था। उसी के बाद में अपन ने वो देखा था कि जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी है, जिनका शासनकाल था 1296 से 1316 तक। इन्होंने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसके पश्चात में था जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक था, जिनका राज्यकाल था 1324 से लगाकर के 1351 तक का था। तो इन्होंने भी अपने साम्राज्य को विस्तार किया था। यानी कि जो इनके गैरिसन शहर जो थे, सैनिकों की टुकड़ियाँ जो थी वो भी इनके बस में नहीं थी, उनके नियंत्रण में नहीं थी। तो इन लोगों ने धीरे धीरे उनको अपने अंदर मिलाया और आसपास का जितना भी क्षेत्र था उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब अपने आता है कि भाई इन्होंने 2 चरणों के अंदर किया था। एक तो था बाहरी भीतरी सीमाओं में और उन्होंने बाहरी सीमाओं में। इन्होंने 2 चरणों के हिसाब से इन्होंने अपने अभियान चलाया। इन्होंने देखो, सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थिति भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना था। यानी कि उन्होंने अभियान चला जो गैरिसन शहर जो थे उनकी स्थिति को मजबूत करके फिर अपने अंदर मिलाना था। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब के जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरावासों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। अब इन लोगों ने क्या करा कि इनके क्षेत्र के अंदर यानी कि गैरिसन शहरों के क्षेत्र के अंदर जो गंगा यमुना के जो दोआब के जंगल थे, गंगा यमुना दोआब के जो जंगल थे, उन जंगलों को इन्होंने क्या करा दिया था, साफ करवा दिया था, कटवा करके एकदम साफ सुथरा करा दिया था। और वहाँ पर जो उन जंगलों के अंदर जो लोग रहते थे, शिकारी लोग रहते थे, यानी कि जो संग्राहक थे, यानी कि अपना भोजन संग्रह करते थे या कोई जड़ी बूटियाँ वगैरह संग्रह करते थे, जानवरों के खाल संग्रह करते, जो भी रहते शिकारी लोग रहते थे, तो उन्होंने क्या करा, इन जंगलों को साफ करके उन सब लोगों को क्या कर दिया, वहाँ से उनको निकाल दिया था। वो जहाँ रह रहे थे वहाँ से उनको हटा करके दूसरी जगह भेज दे दिया। और वो जो जमीन थी, जंगलों की जो जमीन थी, उन लोगों के घर झोपड़े जो भी थे, झोपड़ियाँ जो भी थी, उन झोपड़ियों को सबको हटा करके उन्होंने उस जो भूमि थी, जो जमीन थी, वो सारी किसको दे दी थी, किसानों को दे दी गई थी, जो कि वहाँ पर कृषि कर सके, खेती करने के लिए किसानों को दे दी थी। किसानों ने उस जमीन को खेती करके और जमीन को उपजाऊ बनाया और उससे पैदावार जो निकलती थी उससे वो क्या करते थे कि उनसे कर वसूल करते थे। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहित दिया गया, यानी कि कृषि के कार्य को बढ़ावा दिया गया। उनके माध्यम से व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बनाए गए, बसाए गए थे। ठीक है, यानी कि जो थे उनको साफ सुथरा करके किसानों को दिया, उनसे कर वसूल करके नए नए व्यापार आरंभ किए उन्होंने, नए नए किले बनवाए उन्होंने और नए नए गैरिसन शहरों का भी निर्माण करवाया था। फिर दूसरा इनका चरण था बाहरी सीमा। बाहरी सीमा पर हुआ अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुआ और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। उन्होंने सैनिक अभियान शुरू किया था और मोहम्मद तुगलक का जब समय आया तो वहाँ पर वो अंत में चले गए थे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाब और मूल्यवान धातु भी अपने कब्जे में कर ली थी। यानी कि धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, लोगों के क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया, है ना, युद्ध करके, जीत करके, बगावत करके, जो भी हथकंडा इनको अपनाना पड़ा उनको अपनाया इन्होंने और उनको अंदर कर दिया था। लोगों को भगाना पड़ा तो भी इन्होंने भगा दिया, जंगलों को साफ करना पड़ा तो भी इन्होंने कर दिया ना, भीतर के अंदर तो। फिर बाहर भी इन्होंने इसी प्रकार से करा। अलाउद्दीन खिलजी ने इस अभियान को शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जब आया
उस समय तक ये पूरा चरम सीमा पर पहुंच गया था। जो कीमती खजाने थे, हाथी थे, घोड़े थे, सेनाएं जो थी, वो भी उन्होंने क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया था। मूल्यवान धातुएं जो हुआ करती थी। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। यानी कि शुरुआत जो हुआ था, दिल्ली के सुल्तान जो बने उस समय क्या थे, ये थोड़े कमजोर थे, परंतु बाद में धीरे धीरे जब तक मोहम्मद तुगलक का समय आया, वहाँ तक इनका सब ये सही हो चुके थे। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा कर लिया था। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। सूबेदार और प्रशासक यानी कि उनके दरबार के अंदर जो मंत्रीगण जो हुआ करते थे, वो फैसले सुनाया करते थे और किसानों से क्या करते थे, कर वसूला करते थे। यानी कि ये चीज़ तो प्राचीन समय से चली आ रही थी, लेकिन जो भूस्वामी हुआ करता था, जैसे कि जो व्यापारी वर्ग है, जो पैसे वाला जिसको बोल सकते हैं, धनी व्यक्ति है, वो क्या करते थे, कर वसूलने का कार्य करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, मानचित्र के अंदर देखिए। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान, यानी कि दिल्ली से इन्होंने दक्षिण भारत की यानी कि नीचे बढ़ने का काम इसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी थे दिल्ली से। रणथंभौर है, चित्तौड़ है, गुजरात है, सोमनाथ है, मांडू है, कड़ा है, देवगिरी है, यादव है, वारंगल है, काकती है, होयसर है, द्वारसर है, ये सब क्या है, ये सब क्षेत्र जो थे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने क्षेत्र में मिला लिए थे। यानी कि पूरे दक्षिण को उन्होंने कर लिया था। जैसे कि एक कोई इसने दक्षिण का किया, जैसे कि उत्तर में रह रहा है, उत्तर में वो धीरे धीरे क्या करेगा, पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ, दक्षिण की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। अब देखिए अपन यहाँ पर मस्जिद के बारे में लिखा हुआ है। मस्जिद क्या होती है, देखो मस्जिद जो है ये एक प्रकार से एक अरबी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि वह स्थान जहाँ पर मुसलमान लोग जो है अल्लाह की आराधना में सजदा करते। सजदा का मतलब है जैसे कि घुटने टेक करके, माथा टेक के, जैसे अपन प्रणाम करते हैं, माथा टेक करके हाथ जोड़ते हैं, उसी प्रकार से ये क्या करते थे, माथा टेका करते थे। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहाँ पर अनेक मुसलमान एकत्र होकर के नमाज पढ़ते हैं। जामा मस्जिद कहाँ है, अभी अपने दिल्ली के अंदर है। वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान जो है, मुस्लिम लोग जो है अपने धर्म के अनुसार वहाँ जाकर के नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, यानी कि माथा टेकते हैं नीचे जाकर के। वहाँ पर जाकर के नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में चुना जाता है। देखो नमाज की रस्म को पूरा करने के लिए बहुत से लोग आते हैं, परंतु उसमें से एक व्यक्ति को नवाब चुना जाता है। इससे विद्वान पुरुष जो होता था उसको चुना जाता था, उसको इमाम के नाम से जाना जाता था, यानी कि नेता जो होता था उसको इमाम के नाम से जाना जाता था। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी देता था। इमाम जो होता था यानी कि एक ज्ञानी व्यक्ति को चुनते थे, वो शुक्रवार के दिन यानी कि मुसलमानों के शुक्रवार के दिन यानी कि हमेशा नमाज पढ़ते हैं, तो उस समय वो क्या करता था, इनको उपदेश देता था, धर्म के बारे में उपदेश देता था, जिसको क्या कहा जाता था, खुतबा कहा जाता था। यानी कि इमाम के द्वारा दिया हुआ उपदेश, धर्म के प्रति दिया गया उपदेश क्या कहलाता था, खुतबा के नाम से जाना जाता था। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की मुंह तरफ खड़े करते थे। अपने मक्का जो है अपने भारत के किधर है, पश्चिम दिशा की तरफ है, तो वो क्या करते थे, उस तरफ मुंह करके खड़े रहते थे। भारत में मक्का पश्चिम की ओर मुड़ता है, मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। अब देखो प्रश्न में आ जाते हैं तुम्हारे, किबला क्या है, किबला क्या होता है जैसे, तो क्या है किबला का मतलब क्या है कि मक्का की तरफ मुड़कर खड़े रहना, यानी कि मुसलमानों का जो तीर्थ स्थान है मक्का, उनकी तरफ मुड़ करके खड़ा रहना। उसी प्रकार से जैसे आता है खुतबा क्या है, तो खुतबा क्या है ये कि मुस्लिम इमाम जो होता है यानी कि इनके नमाज पढ़ने के लिए जो एक नेता जो चुना जाता है, वो नेता धर्म के प्रति उपदेश देता है, उस उपदेश को कहा जाता है, खुतबा कहा जाता है। ये मस्जिदों के बारे में जानकारी दी गई है। देखो अब ये देखो चित्र 2 में के अंदर देखिए आप, 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारे। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर थे। इतिहास में इस शहर को दिल्ली एक उगना कहा जाता है।
अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया था। मीनार सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिराज खान तुगलक के द्वारा बनाई गई थी। यानी कि चित्र के अंदर जो दिया गया है इन लोगों ने इनका निर्माण करवाया था। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने मीनार का इसने निर्माण जरूर करवाया था, परंतु घोड़े से गिरने से इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इसका दामाद जो था इल्तुतमिश यानी कि रजिया सुल्तान के पिता, तो उन्होंने क्या करा, इस चीज़ को पूरा करवाया था। ठीक है, अब जो आगे का जो है वो अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे। यानी कि बहुत सारी और भी थी ये मस्जिदें थी। देखो, दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई थी। इससे उसके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता है। समान आचार संहिता, आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं को परस्पर एक समुदाय में रूढ़े होने का बोध उत्पन्न करने में मस्जिदें भी सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे, इसलिए उन सभी को एक समान करना भी आवश्यक होता था। इसलिए इन लोगों ने बहुत सारी मस्जिदों का, बहुत सारे का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो अपन अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।